जय हिंद एवरीवन, दिस इज सवी एंड आप सभी की सविदी या फिर सवी मैम। आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू द सवी ह्यूमैनिटीज प्लेटफॉर्म, जहाँ पे करंटली तुम सभी को क्लास 11 एंड क्लास 12 की साइकोलॉजी प्लस सोशोलॉजी के कंटेंट्स मिल रहे हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो बच्चे, जैसे कि हम जानते हैं अभी हमारा वन शॉट सीरीज चल रहा है ऑफ क्लास 12 साइकोलॉजी। फर्स्ट चैप्टर हम लोगों ने कल के वीडियो के साथ कंप्लीट कर लिया, समाप्त कर लिया। अगर अभी तक तुम लोगों ने नहीं देखा है तो उस सेशन को इंश्योर करो दैट यू आर सीइंग। सेल्फ एंड पर्सनालिटी जो है वो हमारा दूसरा चैप्टर है। ये चैप्टर बहुत बड़ा है, इसके वेटेज भी काफी ज्यादा है और तुम लोगों से पूरा चैप्टर पढ़ पाना हो नहीं पाता है। बहुत से लोग हैं जिन्होंने अभी तक चैप्टर को हाथ नहीं लगाया होगा। सो इंश्योर करो कि दैट यू आर सीइंग द होल सेशन प्रॉपरली। अच्छे से देखो सेशन को। मे बी तुम अपनी स्पीड बढ़ा सकते हो, प्लेबैक स्पीड को थोड़ा सा इंक्रीज करके तुम पूरे सेशन को एंड तक देखो, ताकि तुम जो भी चैप्टर है उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा इनपुट ले सको। इवन इफ यू आर फ्रॉम जीरो लेवल, आई विल इंश्योर कि आपको सब कुछ समझ में आए और आप अच्छे से कनेक्ट करते हुए चीजों को समझ पाओ और इस चैप्टर में और अच्छा कर पाओ। ठीक है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और जैसे कि तुम जानते हो 12 मार्क्स इस चैप्टर से मेनली पूछे जाते हैं, वेटेज है इसका काफी। सो फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा कि वेरिएशंस इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, मतलब हम एज एन इंडिविजुअल लेवल पे एक दूसरे से कैसे अलग हैं। ओके, सेल्फ एंड पर्सनालिटी में हम जानते हैं खुद के बारे में और अपने पर्सनालिटी के बारे में। हम हमारा सेल्फ क्या है मेनली, एंड हमारी पर्सनालिटी एक दूसरे से अलग होती है। ये हमें पता है, पिछले चैप्टर में हम इतना पढ़ के आए हुए हैं। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि हम कौन से, हमारी पर्सनालिटी कैसी है, हम कौन से टाइप के पर्सनालिटी हैं, हमारे अंदर क्या ट्रेट्स है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैसे हम अपने माइंड्स को ज्यादा अच्छे से पढ़ सकते हैं। साइकोलॉजिस्ट कैसे इंडिविजुअल्स को पढ़ते हैं, उनके पर्सनालिटी को डिफरेंट कैटेगरीज में यू कैन से पुट करते हैं, वो इस चैप्टर में मेनली आपको बताया जाएगा और समझाया जाएगा। आपको इंश्योर करना है कि वंस अगेन आप सेशन को पूरा देख रहे हो, टेलीग्राम पे आप हो जहां पे आपको ये चैप्टर के नोट्स मिलेंगे। आपको इंश्योर करना है आफ्टर द सेशन यू आर रीडिंग द होल पीपीटी। ओके, और जब सेशन को बैठ रहे हो देखने के लिए तो पेन और पेपर हाथ में रखो और लिखते चलो, अपने नोट्स बनाते चलो, ज्यादा हेल्प होगी और ज्यादा अच्छे से तुम्हें चीजें समझ में आएंगी। इंस्टाग्राम से तो मुझसे इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हो, जहां से पर्सनलाइज्ड अपने डाउट्स को क्लियर करा सकते हो। स्टार्टिंग विद द वेरी इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर, जैसे कि मैंने बोला सेल्फ का मतलब क्या होता है, एनी आइडिया एनीवन? सेल्फ का मतलब होता है हम, हमारे अंदर कुछ बहुत मतलब सेल्फ इन द सेंस हम अपने आप को खुद को कैसे देखते हैं, है ना। आप सोचते हो कि आपके बारे में कोई दूसरा क्या सोच रहा है ना। दिस इज वन एस्पेक्ट। पर क्या आपको पता है कि आप खुद के बारे में क्या परसीव करते हो, आप खुद को कैसे देखते हो, कहाँ देखते हो, क्या समझते हो, आपके खुद के इंडिविजुअल एक्सप्रेशंस, एक्सपीरियंसेस जो हैं, ठीक है, फीलिंग्स जो हैं, इमोशंस जो हैं, ये सारी चीजें आपके खुद के सेल्फ के अंदर आती है। तो सेल्फ मतलब क्या होता है, आप खुद कौन हो, हाउ इंडिविजुअल्स परसीव देमसेल्व्स, इवैल्यूएट देमसेल्व्स, रैंक देमसेल्व्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सपीरियंसेस इज व्हाट नोन एज सेल्फ। ये सब लिखते चलो, ठीक है। वैसे मैं मान के चल रही हूँ कि इतना तो तुम्हें समझ में आ गया कि सेल्फ का मतलब क्या होता है ना। तुम अपने आप को जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई पर्सन है तो इफ ही और शी फील्स दैट वो कॉन्फिडेंट है, वो अच्छा है, वो अच्छा बोलता है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, दैट मीन्स पॉजिटिव सेल्फ का आपका व्यू है। कुछ लोग अपने आप को नेगेटिवली भी देखते हैं, ठीक है। तो सेल्फ इज ऑल अबाउट हाउ यू सी योर सेल्फ। ओके, पर्सनालिटी क्या है, एंड्योरिंग और स्टेबल चीजें, मतलब आपके अंदर जो चीजें स्टेबल रहती हैं ओवर द टाइम पीरियड, उसे हम कहते हैं पर्सनालिटी। ठीक है, फॉर इंस्टेंस कोई फीलिंग्स, कोई थॉट जो आपके अंदर शुरू से ही है। ओके, आपके अंदर कुछ क्वालिटीज हैं, पर्टिकुलरली हम पर्सनालिटी में देख रहे होते हैं कि कुछ क्वालिटीज होती हैं जो इंडिविजुअल्स के अंदर, क्वालिटीज कह लो, ट्रेड्स कह लो, वही बात है, सेम बात है। तो कुछ क्वालिटीज और ट्रेड्स होती हैं जो पर्सन के अंदर शुरू से होती हैं, उसे हम कहते हैं पर्सनालिटी। उसकी फीलिंग्स, बिहेवियर्स, वो एक तरीके से सोचता है हर, और ये जो चीजें हैं ना, स्टेबल, रिलेटिवली स्टेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सारी जो है ये पर्सन टू पर्सन वेराई भी करता है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल देखें तो हो सकता है कि मेरी पर्सनालिटी में मेरे अंदर कोई ऐसी चीज जो आप देखते हो, शुरू से देखा होगा आपने मुझसे, ठीक है, तो आपने जरूर से ऑब्जर्व किया होगा कि मेरे अंदर कुछ चीजें हैं जो स्टेबल है। जैसे मैं हर सेशन में, मोस्ट ऑफ द सेशन में भूल जाती हूँ बोलना कि तुम लोग चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, है ना। और ये सारी चीजें जो हैं ये
अगर किसी ने बहुत ध्यान से मुझे देखा होगा तो मैं हर सेशन में, मोस्ट ऑफ द सेशन में भूल जाती हूँ ये बोलना कि तुम्हें चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और सेशन को लाइक भी करना है। कुछ लोग तो खुद ही भूल जाते हैं, पर मैं याद दिलाना भी भूल जाती हूँ। तो ये क्या है, ये पर्सनैलिटी है। सो पर्सनैलिटी में मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल कनेक्ट करने के लिए दे रही हूँ। तो पर्सनैलिटी मीन्स समथिंग विच इज देयर इन यू, अ क्वालिटी, अ ट्रेट। वैसे ये क्वालिटी और ट्रेट तो नहीं हुआ, पर एक तरीके से आपको कनेक्ट करने के लिए मैंने एग्जाम्पल दिया। तो दिस इज सेल्फ एंड दिस इज पर्सनैलिटी, ये दोनों चीजें तो समझ में आ जाती है आपको, है ना। तो सेल्फ जो है वो डेवलप होता है, हम कैसे लोगों से इंटरेक्ट करते हैं ओवर द टाइम पीरियड, और पर्सनैलिटी जो है ये रिफ्लेक्ट करता है हमारे बिहेवियर्स को ओवर द डिफरेंट सिचुएशंस। मतलब हम अलग अलग सिचुएशंस में, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हम लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, सोशलाइज होते हैं, ठीक है, अपने सोसाइटी में, अपने आसपास के लोगों से, फ्रेंड से, फैमिली से, तो हमारा सेल्फ जो है वो, उसका आइडिया, उसका नोशन बड़ा होता जाता है, या कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ बनता है। ओके हम अपने आप को खुद को परसीव करते हैं, जज करते हैं, खुद को कम्पीट करते हैं विद अदर्स। सो दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ मेनली। पर्सनैलिटी की बात करें तो पर्सनैलिटी में होता है कि आप के अंदर कुछ क्वालिटीज, कुछ ट्रेट्स होती हैं, ठीक है। एंड ये जो क्वालिटीज और ट्रेट्स होती है ना, इट इज समथिंग विच इज देयर अक्रॉस सिचुएशन। मतलब अलग अलग सिचुएशंस में भी आपको पुट किया जाए तो यू विल सी, यू विल ऑब्जर्व कि दैट इज देयर इन यू, ठीक है। इट कैन बी ऑनेस्टी, इट कैन बी नॉन वायलेंस, इट कैन बी एनीथिंग। ओके नाउ कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ में आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट होता है, बेसिक चीजें आपको मैंने बता दी कि सेल्फ क्या होता है, तो यहाँ पे वही बताया हुआ है। सेल्फ में एक होता है पर्सनल आइडेंटिटी, एक होता है सोशल आइडेंटिटी। पर्सनल आइडेंटिटी मतलब आपके खुद के ट्रेट्स, आपका नाम, आपकी पहचान, आपके प्रेफरेंसेस, ये सारे आपके पर्सनल आइडेंटिटी में आते हैं। सोशल आइडेंटिटी में कि आप सामाजिक तौर पर अपने आप को कैसे आइडेंटिफाई करते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कौन से रिलीजन, जेंडर, नेशनैलिटी और कल्चरल बैकग्राउंड से आते हो। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है टू डिफाइन एनी इंडिविजुअल। आप रीड करोगे आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसमें बहुत बहुत नैरो चीजें हैं, तो उसमें ज्यादा समझाने लायक नहीं है। यहाँ पे आपका नाम आते हैं, आपके अंदर के खुद के क्वालिटीज आते हैं जिससे आप खुद को डिफाइन करते हो, ठीक है। तो एट्रीब्यूट्स विच डिफाइन यू, ओके, फ्रॉम अदर्स। एंड यहाँ पे जो होते हैं सोशल आइडेंटिटी में, इट इज एस्पेक्ट्स ऑफ योर मेंबरशिप, यानी कि आप, बताता है आपको कि आप बाहरी तौर पे खुद को कैसे लेट्स से डिफाइन करते हो। फॉर इंस्टेंस आप कौन से रिलीजन, कौन से कल्चर, कौन से स्टेट से हो, ये सारी चीजें उसमें आ जाती हैं। किसमें आती हैं, एनीवन, किसमें आती हैं, सोशल, सोशल सेल्फ में, राइट। सो एक हो गया हमारा पर्सनल आइडेंटिटी, एक हो गया हमारा सोशल आइडेंटिटी, क्लियर एवरीवन। और ये हो गया हमारा सेल्फ का कॉन्सेप्ट। अब इसमें आता है कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल एस्पेक्ट्स ऑफ सेल्फ विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से ज्यादा बनते हैं। सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है, इट रेफर्स टू कि हम अपने आप के बारे में क्या थिंकिंग रखते हैं, मतलब कैसे हम अपने आप को, क्या बिलीव्स, क्या नॉलेज है हमें अपने बारे में, ठीक है। सो क्या सेल्फ कॉन्सेप्ट इज द बिलीव्स एंड नॉलेज विच अ पर्सन हैव अबाउट देमसेल्व्स, लाइक हु एम आई, कौन हो तुम, तुम्हारे हिसाब से, ठीक है। इसमें तुम्हारी पर्सनल सेल्फ, सोशल सेल्फ, एकेडमिक सेल्फ, इमोशनल सेल्फ सब आ जाते हैं। सो हाउ यू आर सीइंग योर सेल्फ इज रेफर टू एज योर सेल्फ कॉन्सेप्ट। सेल्फ मतलब क्या होता है कि आप अपने आप को कैसे परसीव करते हो। सेल्फ कॉन्सेप्ट मतलब कि आपके आइडियाज अपने बारे में क्या है, ठीक है। देन इसी के अंदर आता है एक सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम मतलब कि आपको खुद को बारे में क्या वैल्यू है, मतलब क्या आप अपने आप को वैल्यूएबल समझते हो या नहीं समझते हो। कुछ लोग बोलते हैं कि या आई कैन डू इट इजिली, ठीक है, और एनी हाउ मैं तो ये करूंगा ही करूंगा, चाहे वो डिफिकल्ट हो, चाहे वो मुश्किल हो, चाहे वो बहुत मेहनती हो, चाहे वो चाहे मेरा तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी मैं करूंगा, बिकॉज that's how I am. And this shows your confidence, positive outlook, and this shows that आपके personality में हाई सेल्फ एस्टीम है, आप अपने आप को वैल्यू ज्यादा करते हो। कुछ लोग होते हैं जिनके अंदर सेल्फ एस्टीम होता है, जब वो बोल देते हैं कि आई कैन नॉट डू इट, मुझसे नहीं होगा, आई वोंट बी एबल टू डू इट, ठीक है, तो वो होता है सेल्फ डाउट और एंजाइटी, ठीक है। सेल्फ कॉन्सेप्ट मीन्स क्या बिलीफ, क्या नॉलेज आपको अपने बारे में है, कैसे आप अपने आप को देखते हो, ठीक है, क्या अपने बारे में तुम सोच रहे हो, वो तुम्हारा सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है। और सेल्फ एस्टीम मतलब कि क्या तुम अपने आप को वैल्यूएबल समझते हो कि नहीं। दिस इज मेनली यहाँ पे की टर्म क्या है, वैल्यू और वर्थ ऑफ अ पर्सन, ठीक है। सेल्फ एफिशिएंसी, एफिकेसी, नॉट एफिशिएंसी, सेल्फ एफिकेसी क्या होती है, इट इज बिलीव इन वंस एबिलिटी टू परफॉर्म टास्क सक्सेसफुली। कभी कभार हम बोलते हैं ना, कुछ लोगों को अगर तुमने ध्यान से ऑब्जर्व किया होगा, जो कि मैं अक्सर करती हूँ, हम देखते हैं कि कुछ लोग एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करते हैं, तो वो बोलते हैं दैट ओ, मेरी किस्मत की वजह से, मेरे हार्ड वर्क
हार्ड वर्क नहीं बोलेंगे, वो बोलेंगे मेरा किस्मत था, मेरा लक था, बिकॉज ऑफ वाई आई वोन दिस, ठीक है, आई डिड गुड इन एग्जाम। ओके, सो जब वो किस्मत और लक बोलते हैं, दैट मीन्स उनके अंदर लो सेल्फ एफिकेसी होती है। और जो पर्सन बोलता है कि आई डिड द हार्ड वर्क, ठीक है, मैंने प्लानिंग प्लॉटिंग सब अच्छे से की थी, जिसकी वजह से मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे थे, जिसकी वजह से मेरे रिजल्ट्स इतने अच्छे आए। सो सेल्फ एफिकेसी इज कि आपका जो रिजल्ट है, बिलीफ ऑफ वंस एबिलिटी टू परफॉर्म टास्क, क्या आपको लगता है कि आप कोई टास्क खुद से कर सकते हो, येस और नो। अगर आपको लगता है कि आप खुद से कोई काम नहीं कर सकते, आपका किस्मत है, गोल है, एक्सेट्रा, देन यू आर हैविंग लो सेल्फ एफिकेसी। और अगर आपको लगता है कि आप अचीव कर सकते हो गोल, हैंडल कर सकते हो स्ट्रेस बेटर, है ना, सो दैट मीन्स इट shows that you have high that means it you have that self efficacy, ठीक है। so self efficacy is nothing but it is belief about कि आप अपने काम को खुद कर सकते हो सक्सेसफुली और नॉट, ठीक है। इन वेरी शॉर्ट, सेल्फ रेगुलेशन जो है इट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पे आपका क्या इंपॉर्टेंट बन जाता है, सेल्फ रेगुलेशन मतलब कि आप खुद को कंट्रोल कर पा रहे हो अपने इमोशंस, थॉट्स, बिहेवियर्स को, जिसमें प्लानिंग आता है, सेल्फ मॉनिटरिंग आता है, ठीक है। अपने आप को कंट्रोल कैसे कर सकते हो, प्लान करो, ठीक है। मान लो आपको रील देखने का आदत है, तो आप नहीं छोड़ पा रहे हो, तो आपको जहाँ पे रेगुलेशन करना होगा, तो आप प्लानिंग करोगे कि 1 घंटा तक ही रील चलाऊंगा, और अगर मॉनिटर करो कि आप अगर 1 घंटे तक रील चला रहे हो, 1 घंटे का ब्रेक ले रहे हो, ठीक है, प्रॉपर, या उससे ज्यादा, मान लो 1 घंटे के लिए रील चला रहा था, आप 3 घंटे तक चलाने लगे, मान लो, ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई, ठीक है। तो सेल्फ रेगुलेशन इज ऑल अबाउट, सेल्फ कंट्रोल इज ऑल अबाउट, इसको सेल्फ कंट्रोल के नाम से जानते हैं, जहाँ पे अपने आप ग्रेटिफिकेशन को, प्लेजर सीकिंग एबिलिटी को आप कम कर सको, रेगुलेट कर सको। सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रॉपर प्लानिंग करते हैं, री दे रहे होते हैं, खुद को डिसिप्लिन सिखा रहे होते हैं, तो दिस इज वेरी इंसेंशियल। कल्चर एंड सेल्फ के बारे में आपको मेनली यही बताया है कि हम वेस्टर्न कंट्रीज और इंडिया में क्या डिफरेंस है। इंडिविजुअल्स जो हैं इन वेस्टर्न कंट्रीज वो अपने ग्रुप्स से अक्सर अलग रहते हैं, ठीक है। सो दे आर इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर्स जो कि एम्फसाइज करते हैं कि पर्सनल अचीवमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेस्टर्न कंट्रीज में, हॉलीवुड मूवीज में तुमने ध्यान से देखा होगा, कभी ऑब्जर्व किया होगा, तो तुमने ये देखा होगा ना कि वेस्टर्न कंट्रीज में जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो इंडिपेंडेंट रहना पसंद करते हैं, अपनी फैमिली का इंटरवेंशन या किसी का भी सोसाइटी का इंटरवेंशन उन्हें पसंद नहीं है, और उन्हें फर्क भी नहीं पड़ता है। तो ये क्या है, इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर, जहाँ पे इंडिविजुअल्स और जो सेल्फ होते हैं वो अलग अलग होते हैं, यहाँ पे बाउंड्री क्लियर होती है, इस बाउंड्री को पार नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये एक क्लियर डिस्टिंक्शन होता है, ये होगा इंडिविजुअल, ये होगा सोसाइटी, और यहाँ पे प्रॉपर डिस्टिंक्शन होता है। ये हो गया तुम्हारा वेस्टर्न कंट्रीज में, ठीक है। इसे हम कहते हैं इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर्स, ओके। एंड एक होता है हमारा इंडिया, हमारा देश महान, हमारा इंडिया। हम जानते हैं कि हमारे देश में हम जो भी काम करते हैं उसका प्रभाव हमारे समाज, हमारे सोसाइटी पे पड़ता है, इजंट इट। और यहाँ पे हम इंटरडिपेंडेंट हैं, हमारे अंदर सोशल हार्मनी एंड ग्रुप गोल्स होती है, तो इसलिए हमारा भी है कि हम इंडिविजुअल्स हैं, हमारी सोसाइटी अलग है, पर यहाँ पे एक कनेक्शन देखने को मिलता है, दोनों इंटरेक्ट करते रहते हैं। हमारा बाउंड्रीज है कि भाई हमारे खुद के हमें बेनिफिट है कि हम अपने लाइफ में चॉइसेस हैं हमारे पास कि हम ये करेंगे वो करेंगे, ये हम पे डिपेंड करता है। बट हमारी फैमिली, हमारे ग्रुप्स जो हैं वो अक्सर हमें, हमारे डिसीजंस उनको इम्पैक्ट करते हैं, उनके डिसीजंस हमको इम्पैक्ट करते हैं, उनके सिचुएशंस, उनके इन्वायरमेंट भी हम पे इम्पैक्ट डालते हैं कि हम क्या डिसाइड करेंगे। तो टोटली हम क्या कह रहे हैं, कल यू कैन से कलेक्टिविस्टिक कल्चर है, जहाँ पे हम इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे पे, सोशल हार्मनी पे भरोसा रखते हैं, ग्रुप गोल्स हैं। सो बाउंड्री इज देयर बट इट इज फ्लेक्सिबल इन नेचर, दैट्स व्हाट वी डिस्कस। सो कलेक्टिविस्ट सोसाइटी में सोशल आइडेंटिटी इज मोर इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे इंडिविजुअल आइडेंटिटी पे नहीं, हम सोशल आइडेंटिटी पे फोकस करते हैं, दैट विच society I'm coming from, that will decide somehow that what am I going to do in my life, something like this happens over here. कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनालिटी, अब आते हैं हम, कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ यहाँ तक था, अब कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनालिटी पूरे चैप्टर में बताया हुआ है, बाकी के चैप्टर में। सो पर्सनालिटी यहाँ तक तो सब कुछ समझ में आ रहा है ना, तो कमेंट सेक्शन में फटाफट से लिखो कि मैम यहाँ तक तो एकदम कॉन्सेप्ट ऑफ जो सेल्फ है वो फुल्ली सुपर क्लियर है, ठीक है। ये कमेंट सेक्शन में लिखना जरा। पर्सनालिटी पे आ जाओ, तो पर्सनालिटी रेफर्स टू एंड्योरिंग पैटर्न्स, तो मैंने बता दिया पर्सनालिटी का मतलब क्या होता है, एंड्योरिंग पैटर्न्स, ऐसे पैटर्न्स जो आपके बिहेवियर में अक्सर देखने को मिलता है। कौन से वर्ड से पर्सनालिटी इज डिराइव्ड, एनीवन, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम विच वर्ड, लैटिन या ग्रीक, कहाँ से लाया गया था इस टर्म को, एवरीवन इज गोइंग टू राइट इन द कमेंट सेक्शन द सेकंड होमवर्क। फर्स्ट आपको कमेंट सेक्शन में लिखना था, सेकंड होमवर्क जो है आपका, ये होमवर्क तो पहले ही हो गया, चलो पहला होमवर्क आपका, आप कमेंट सेक्शन में लिखने वाले हैं ये, which term
फ्रॉम विच टर्म द वर्ड पर्सनैलिटी इज डिराइव्ड। सो मेजर हम देखते हैं कि पर्सनैलिटी को एसेस करने के लिए, ठीक है, स्टडी या मेजर करने के लिए पर्टिकुलरली हम देखते हैं कि टाइप अप्रोच है, ट्रेट अप्रोच है। हमने बोला कि कुछ पर्सन जो हैं अलग अलग पर्सनालिटी है सबकी, तो उसके बेसिस पे कुछ लोग होंगे जो इस टाइप के होंगे, कुछ लोग होंगे जो इस टाइप के पर्सनालिटी के होंगे। तो टाइप में एंशियंट इंडिया में हमने देखा त्रिदोषों के बेसिस पे, यानी कि वात पित्त कफ के बेसिस पे हमने डिवाइड कर रखा था कि कुछ लोगों की पर्सनालिटी वात है, पित्त है और कफ है। ठीक है, ये किसने दिया था? ये हमारे त्रिदोष में मेंशन है बेसिकली एंशियंट इंडियन क्लासिक्स में। ठीक है, then we have each type is associated with specific psychological and physical, so physics के basis पे we can say और psychological characteristics के basis पे हमने इस personality को define किया था। ठीक है, ओके, दिस इज एंशियंट वन। उसके बाद आते हैं हिपोक्रेट्स, जो कि बताते हैं क्या कि चार हमारे ह्यूमर्स होते हैं, ठीक है, विच इज सैंग्विन, जो कि चेयरफुल होते हैं, मतलब ऐसी पर्सनालिटी जिनके अंदर सैंग्विन हार्मोन होता है मेनली, या उस पर वो एक्ट करते हैं, तो दैट मीन्स दे आर चेयरफुल। कुछ लोग होते हैं जो इरिटेबल होते हैं, कुछ लोग सैड होते हैं, कुछ लोग काम होते हैं, तो उस हिसाब से हम इस फोर, मतलब इन सिंपल वर्ड्स अगर समझे तो कुछ लोग होते हैं नेचर में, ठीक है, उनका नेचर होता है कि दे आर वेरी चीयरफुल। कुछ लोग होते हैं जो बहुत गुस्सैल होते हैं, कुछ लोग सैड होते हैं, कुछ लोग काम होते हैं, तो उस बेसिस पे उन्होंने डिवाइड कर दिया कि दिस विल बी द पर्सनालिटी। एंड में से कोई एक, मतलब ट्रेट के बेसिस पे, या ट्रेट ना कह लो, टाइप के बेसिस पे कि इस टाइप के लोग होते हैं, तो जो भी चीयरफुल होगा उसे हम कहेंगे सैंग्विन। ठीक है, जो भी सैड टाइप की पर्सनालिटी होगा उसे हम कहेंगे मेलांकोलिक। ठीक है, तो ये होता है यहाँ पे। नेक्स्ट आ जाओ सील्डन के कॉन्स्टिट्यूएंट थ्योरी पे, विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, 4 मार्क में या 3 मार्क में पूछ रखा है, तो आपको ध्यान रखना है। उन्होंने डिवाइड किया था बॉडी बिल्ड एंड टेम्परामेंट के बेसिस पे, ये लिख लो, बॉडी बिल्ड एंड टेम्परामेंट के बेसिस पे। अब मैं लिखने जाऊंगी तो थोड़ा टाइम जाएगा। सो बॉडी बिल्ड एंड टेम्परामेंट के बेसिस पे हमने डिवाइड किया था सील्डन ने कि 3 टाइप की पर्सनालिटी होती हैं, 3 टाइप की। कुछ लोग होंगे जो सोशिएबल होंगे, ठीक है, रिलैक्स्ड होंगे। आपके आसपास आप ऑब्जर्व करो ना कि कुछ लोग होते हैं जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं, है ना, या यू कहो एंडोमॉर्फ्स आर दोज जो कि उनकी मस्कुलर होते हैं थोड़े से, ठीक है, एंड एंडोमॉर्फ्स जो हैं वो सोशिएबल होते हैं, एक्सट्रोवर्ट टाइप के होते हैं, बातचीत करते हैं, रिलैक्स्ड रहते हैं, दे आर एंडोमॉर्फ्स। जो लोग एनर्जेटिक होते हैं, बोल्ड होते हैं, ठीक है, और थोड़े से ये फैट होते हैं, ये मस्कुलर होते हैं, ठीक है, ये फैट टाइप के पीपल होते हैं। तो ये जो है ये भी एक्सट्रोवर्ट होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, बोल्ड होते हैं, अच्छे खासे मतलब खुश रहते हैं, ठीक है, एंड दिस काइंड ऑफ थिंग्स वर देयर। एक्टोमॉर्फ्स जो हैं वो मेनली पतले लोग होते हैं जिन्हें क्रिएटिव माना जाता है, ठीक है, थिन होगा, तो थिन लोग होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं, मेनली सेंसिटिव होते हैं, एंड ऑल्सो दे आर गुड इन आर्ट्स एंड क्रिएटिविटी, तो वो होता है एक्टोमॉर्फ। तो आप अपने आसपास के लोगों से इसे थोड़ा सा कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आपके फ्रेंड्स में कोई होगा जो मस्कुलर होगा, बॉडी बिल्ड में, ठीक है, उसकी बॉडी अच्छी होगी, तो वो हो गया एंडोमॉर्फ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू शील्डन। एंड कुछ लोग अगर जो थोड़े से फैट होते हैं तो उन्हें हम मेसोमॉर्फ की कैटेगरी में डालते हैं, जो पतले लोग होते हैं उन्हें हम डालते हैं इन दी एक्टोमॉर्फ, ठीक है। जुंग ने बताया था पर्सनालिटी टाइप्स इनटू इंट्रोवर्टेड एंड एक्स्ट्रावर्टेड, ठीक है, स्पेलिंग ध्यान रखना, यहाँ पे एक्स्ट्रावर्ट है। इंट्रोवर्ट मतलब वो जो इनवर्ड रहते हैं, मतलब उनकी जिंदगी खुद में ही होती है, साइलेंस ज्यादा पसंद करते हैं, ऑब्जर्वेशन ज्यादा अच्छा लगता है उन्हें, वो अपने आप में क्रिएटिव होते हैं। एक्सट्रोवर्ट मतलब वो जो कि आउटवर्ड होते हैं, उन्हें घर में बैठना बिल्कुल पसंद ही नहीं होता, एक्सेट्रा। देन ट्रेट अप्रोच, तो ये हो गया कि टाइप के अप्रोच, आपके अंदर ये चीजें हैं तो आप ये वाले टाइप के पर्सन होंगे। इसमें एक और चीज आती है टाइप ए, याद है, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी एंड टाइप डी, जिसपे काम हो रहा है। तो टाइप ए मतलब वो लोग जो थोड़े हाइपर एक्टिव होते हैं, टेंशन लेते हैं, उनके पास, उनको लगता है कि बहुत सारे काम है पर वो कर नहीं पा रहे हैं, ये वो ये। वाइल टाइप बी के जो लोग होते हैं उसमें हम देखते हैं वो टोटली ऑपोजिट होते हैं ऑफ टाइप ए, यानी कि दीज पीपल विल बी चिल्ड, दीज पीपल विल बी रिलैक्स्ड, एंड उनको ज्यादा परेशानी, टेंशन, स्ट्रेस ज्यादा नहीं हो रही होती है, ठीक है। टाइप ए के पर्सनालिटी को हाइपर टेंशन हो जाता है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, इवन हार्ट अटैक की भी प्रॉब्लम इनको रहती है। वाइल टाइप बी के पर्सन जो हैं वो थोड़े ऑपोजिट इन द नेचर रहते हैं। टाइप सी के पर्सन जो हैं उनको कैंसर होने की प्रॉब्लम ज्यादा होती है, ठीक है, बिकॉज ये मेनली अपने इमोशंस, फीलिंग्स को सप्रेस करके रखते हैं। डी, टाइप डी पे काम चल रहा है, ठीक है, एंड माना जाता है कि इन्हें वो दे आर दोज पीपल जिन्हें डिप्रेशन होने की संभावना ज्यादा होती है। अभी काम चल रहा है इस पर फिर भी। सो दिस इज ऑल अबाउट योर टाइप अप्रोच। अब ट्रेट अप्रोच पे आ जाएं तो ट्रेट अप्रोच में
सीयूईटी के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे आपको ज़्यादा ध्यान रखना है, बिकॉज मेनली मैच द कॉलम्स में आपसे पूछा जाता है। आपको पता होगा सीयूईटी में एमसीक्यूज आते हैं। वेल सो एमसीक्यूज सीयूईटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, साथ में बोर्ड्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, ठीक है। सो ट्रेड्स में क्या होता है ना, मेनली ट्रेड्स में होता क्या है कि आपके अंदर कुछ क्वालिटीज होती है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जिसके बेसिस पे पर्सन को डिफाइन किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे गॉर्डन एल्पॉट रहे जिन्होंने बताया 3 तरीके के हमारे होते हैं ट्रेट पर्सन के अंदर, ठीक है। जैसे कि उन्होंने बताया कि फर्स्ट होता है हमारा कार्डिनल ट्रेट्स, जो कि हमारा लाइफ रिवॉल्व करता है इसके अराउंड, ठीक है। हमारा लाइफ रिवॉल्व करता है इन प्रिंसिपल्स, कुछ प्रिंसिपल्स के अराउंड, कुछ लेट्स से वैल्यूज के अराउंड, ठीक है। कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ वैल्यूज होते हैं जिनके आसपास हमारी पूरी जिंदगी रिवॉल्व करती है, तो उन्हें हम कहते हैं कार्डिनल, ठीक है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी सेंट्रल इन आवर लाइफ्स, ठीक है। इन्हें हम कहते हैं कार्डिनल। जैसे महात्मा गांधी के बारे में आपके बुक में बताया हुआ है कि उनकी जिंदगी जो है वो नॉन वायलेंस पे ही चली, तो ये जो वैल्यू है नॉन वायलेंस का, ये सेंट्रल रहा उनकी जिंदगी में, है ना। जर्मनी के जो हमारे कौन थे, हिटलर, तो उनकी जिंदगी कहाँ रिवॉल्व करी थी, नाजिज्म पे, है ना, वायलेंस पे वी कैन से। सो दिस इज एन एग्जाम्पल, ठीक है। आपको बताया जा रहा है कि कार्डिनल मतलब वो कि हमारी जिंदगी कौन से प्रिंसिपल, कौन से वैल्यूज के अराउंड घूम रही है, ओके, दैट इज सेंट्रल इन आवर कैरेक्टरिस्टिक्स। क्लियर एवरीवन। दूसरा होता है सेंट्रल ट्रेट्स। सेंट्रल ट्रेट्स आर दोज जो कि सेकेंडरी होते हैं, सेकेंडरी भी ना कहो, दोज विच इज, ये जो ये तो मेन प्रिंसिपल्स हो गए, मेन वैल्यूज हो गए। इसके नीचे कुछ और होता है, जैसे हमारे प्रेफरेंसेस कि हम कौन सी चीज को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं अपने लाइफ में, ठीक है। कौन से इमोशंस, कौन सी चीजें हम जिंदगी में कर रहे हैं। अब इसका एग्जांपल क्या दे सकते हैं, फॉर इंस्टेंस वेरी अंडरस्टैंडिंग एग्जाम्पल ले सकते हैं, दैट व्हाट आर द थिंग्स विच वी लाइक जनरली, और ये स्टेबल होते हैं हमारे लाइफ में मेनली। सेकेंडरी ट्रेड्स जो है ये मेनली जो है ये चेंज होते रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ चीजें थी जो आपको बचपन में पसंद थी, मान लो आप बचपन में बहुत ज्यादा टॉम एंड जेरी देखते थे, लेकिन अगर आपको वापस से टॉम एंड जेरी दिखाया जाए तो आपको उतना मजा नहीं आएगा जितना बचपन में आपको मजा आता था। तो ये चेंज होने वाले जो ट्रेड्स होते हैं उसे हम सेकेंडरी ट्रेड्स में डालते हैं। जो सेंट्रल ट्रेड्स होते हैं वहां पे ज्यादा चीजें चेंज नहीं होती हैं। जैसे आपका टेस्ट, अब आपका टेस्ट जो है वो हार्डली चेंज होगा, इजंट इट। और कार्डिनल मतलब कुछ ऐसी चीजें जो आपकी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके वैल्यूज, आपके एथिक्स, आपके नॉर्म्स, जीवन जीने का तरीका, आइडियाज, वैल्यूज जो भी आपने सीखा है, आपकी खुद की आइडियोलॉजी, आपके एटीट्यूड्स एक्सेट्रा। वेल सेकंड आ जाओ रेमन कार्टल पे, उन्होंने पर्सनालिटी 16 पर्सनालिटी फैक्टर के बारे में बताया है। नेक्स्ट इज हांस आईसैंग, जिन्होंने बताया है 3 डायमेंशंस ऑफ पर्सनालिटी, इंट्रोवर्जन वर्सेस एक्सट्रोवर्जन, जहाँ पे इंट्रोवर्ट होते हैं पीपल, एक्सट्रोवर्ट होते हैं। दूसरा होता है न्यूरोटिसिज्म और इमोशनल स्टेबिलिटी। न्यूरोटिसिज्म मतलब लोग जो हैं वो काफी ज्यादा न्यूरोटिक होते हैं, मतलब इमोशनली अनस्टेबल रहते हैं, चिड़चिड़े होते हैं, वो न्यूरोटिक कहलाएंगे। और इमोशनली स्टेबल मतलब वो जो कि जिनके इमोशंस बहुत ज्यादा स्टेबल रहते हैं। साइकोटिसिज्म वर्सेस, एक और था, साइकोटिसिज्म वर्सेस न्यूरोटिसिज्म, समथिंग वाज देयर। तो साइकोटिसिज्म और उस पे काम चल रहा है अभी भी, ठीक है। सो दीज आर द ट्रेट अप्रोचेस। उसके बाद आते हैं हमारे कुछ लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, और भी हमारे कुछ थे, अगर आपको बुक में देखा होगा कुछ और भी हमारे थ्योरीज रहे हैं, आगे हम आई गेस पढ़ने वाले हैं। लेट्स सी। सो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, level of consciousness is mainly about your फ्रूड्स 3 levels of consciousness। फ्रूड का जो हमारा साइकोडायनेमिक मॉडल है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क में पूछने के चांसेस, यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं, 6 मार्क्स में पूछ सकते हैं, 4 मार्क्स में पूछ सकते हैं, लेकिन पूछेगा जरूर, तो इसको छोड़ना नहीं है। साइकोडायनेमिक मॉडल किसने दिया था, सिगमंड फ्रूड ने दिया था। यहाँ पे हम पर्सनालिटी को पढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। सिगमंड फ्रूड वाज ऑलवेज इंटरेस्टेड इन, वो जानने की कोशिश करते थे कि इंडिविजुअल्स जो हैं उनके माइंड में क्या चल रहा है, ठीक है, उनके सबकॉन्शियस माइंड में क्या डिजायर्स हैं, क्या एग्रेशन है, क्या वो चाहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए वो ड्रीम एनालिसिस और अलग अलग तरीके से हिप्नोटाइज वगैरह भी करके इंडिविजुअल्स के बारे में पढ़ने और इनके दिमाग को, मेनली वो माइंड पे काम कर रहे थे और माइंड के मतलब ह्यूमंस के माइंड को जानने की कोशिश कर रहे थे, इन वेरी सिंपल वर्ड्स अगर मैं बोलूँ तो, ठीक है। अब सबसे पहले आता है, वो बताते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी की, मतलब हमारी पर्सनैलिटी बनी होती है 3 स्ट्रक्चर से। एक होता है ईद, जिसे हम कहते हैं इंस्टिंक्चुअल डिजायर्स, ठीक है, मतलब हमारे अंदर कुछ प्लेजर प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है।
अब ये कुछ कीवर्ड्स है जो आपके आंसर में होना चाहिए। सो फॉर इंस्टेंस अगर मैं शॉर्ट में बताऊँ तो ईद का मतलब होता है कि आपके अंदर वो ड्राइव, वो चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा मतलब लाइक एवरी टाइम इट विल सीक फॉर प्लेजर्स। फॉर इंस्टेंस आपको ये चाहिए, मान लो आपको इंस्टाग्राम चलाना है, ठीक है? मान लो आपको इस पर्सन से बात करनी है, ठीक है? या फिर हो सकता है कि आपको कहीं घूमने जाना है, आपको चॉकलेट खाना है, तो ये क्या है? ये ईद है जो आपको सबसे पहले डिमांड रखेगा कि यहाँ से आपको प्लेजर मिलता है तो फटाफट से मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। ये ईद करता है। ईओ क्या करता है? वो आपको बताता है, रियलिटी बताता है कि आपके पास पैसे कितने हैं, आपके एग्जाम आ रहा है, आपका ये है, वो है। तो ये रियल चेक जो है वो आपको ईगो देता है, ठीक है? और वो वाला ईगो नहीं, यहाँ पे मेनली हम साइकोडायनामिक के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं। सुपर ईगो क्या होता है? सुपर ईगो इज मेनली अबाउट मॉरल स्टैंडर्ड्स। क्या ये चीज सही है? आपको पता है कि मान लो ईद आपको बोलेगा कि चलो अभी 2 घंटे थोड़ा सा मोबाइल चला लेते हैं, एग्जाम में अभी भी कुछ घंटे बचे हुए हैं, तो 2 घंटा थोड़ा सा, तो मतलब थोड़ा सा, चलो मान लो 10 मिनट ही मुझे इंस्टाग्राम चलाने दो, ये ईद बोलेगा। अब ईगो बताएगा कि कल एग्जाम है, पढ़ना है, तैयारी बिल्कुल अच्छी नहीं है। ये ईगो आपको रियलिटी चेक देगा। सुपर ईगो बोलेगा कि भाई मान जाओ, कल एग्जाम है, कल एग्जाम देने के बाद जो करना है करना, लेकिन अभी पढ़ लो। तो ये क्या है? ये मॉरल्स, एथिक्स बताएगा कि क्या चीज सही है, क्या गलत है। ठीक है? आपको सही चीज जो होता है ना, मॉरल चीजें, कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना? सो दैट इज द थिंग विच इज बीन ट्राई टू एक्सप्लेन ओवर हियर। सो दीज थ्री चीज, ये 3 चीज मिलके हमारे पर्सनालिटी को बनाते हैं, स्ट्रक्चर करते हैं। लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में एक होता है, फ्रूड ने ही इसे प्रपोज किया था, वो बताने की कोशिश कर रहे थे कि इंडिविजुअल्स जो हैं उनके अंदर 3 चीजें होती हैं व्हेन इट कम्स टू कॉन्शियसनेस। पहला होता है कॉन्शियस स्टेट, जहाँ पे वो आप करंटली अवेयर होते हैं व्हाट दे आर फीलिंग। फॉर इंस्टेंस, अभी मैं क्या फील कर रही हूँ मुझे पता है, मेरे दिमाग में कौन से थॉट्स चल रहे हैं मुझे पता है, दैट इज कॉन्शियस स्टेट, ठीक है? एंड प्री कॉन्शियस स्टेट मतलब वो स्टेट जहां पे आप अवेयर नहीं हो, बट अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो यू कैन बी अवेयर अबाउट इट। यू आर नॉट करेंटली पेइंग अटेंशन टू द थॉट्स विच इज कमिंग इन योर माइंड। अभी आप लेक्चर देख रहे हो, है ना? तो दिस इज योर प्री कॉन्शियस। अगर आप लेक्चर को पॉज करो और फिर सोचना चालू करो, तो आपको याद आएगा कि मेरे दिमाग में अभी और क्या चल रहा है, अभी मुझे रील देखना है, अभी मुझे ये करना है, वो करना है, वो करना है, ये करना है। तो ये सारी चीज़ आपके प्री कॉन्शियस में चल रहा है, लेकिन आप अभी उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो। अनकॉन्शियस क्या होता है? जो कि आपके अंदर डीप हिडन मेमोरीज होती हैं, डिजायर्स, कॉन्फ्लिक्ट्स, तो ये सारे आपके अनकॉन्शियस में आते हैं। तो अनकॉन्शियस माइंड जो है वो स्ट्रांगली शेप करता है आपकी पर्सनालिटी को। दिस इज व्हाट फ्रूड वाज ट्राइंग टू से, ठीक है? And one more important thing which is not mentioned over here but it is still very important, हमारे पर्सनालिटीज को उन्होंने 7 टाइप्स में बांटा था, है ना? उन्होंने पर्सनालिटी के टाइप्स बताए थे, isn't it? So there was one, what was that बच्चा? फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? एंड जहाँ पे हम देखते हैं क्या, कि पर्सनालिटी को डिवाइड किया जाता है इनटू सम स्टेजेस, है ना? हमने स्टेजेस ऑफ पर्सनालिटी मेनली पढ़ा था, नॉट टाइप्स वैसे, ठीक है? नॉट टाइप्स बट वी हैव मेनली स्टडीड दी और रेड दी स्टेजेस ऑफ पर्सनालिटी, ठीक है? चलिए, सो क्या स्टेजेस रहे थे हमारे पर्सनालिटी के, ये जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेजेस ऑफ पर्सनालिटी जो आपका थोड़ा सा यहाँ पे मिस हो गया है, बट आई विल इंश्योर कि आपके पीपीटी में चला जाइए। सो स्टेजेस ऑफ पर्सनालिटी में पहला क्या था? एक हमारा था फैलिक स्टेज, है ना? स्टार्ट तो आपका कहाँ से हो रहा था? फैलिक स्टेज से स्टार्ट हो रहा था ना? एक था फैलिक स्टेज, फिर क्या था? एनल स्टेज, फिर जेनिटल स्टेज, फिर कौन सा था? एक आपका जेनिटल स्टेज था, और उसके बाद आपका एक और, आई थिंक 7 स्टेजेस थे या फिर 6 स्टेजेस थे। हाउ मेनी स्टेजेस वेर देयर? एवरीवन। फैलिक स्टेज वाज सच स्टेज जहां पे आप क्या करते हो, आप अपने माउथ को यूज करके प्लेजर सीक करना स्टार्ट करते हो, जैसे कि मेनली बच्चे होते हैं, ठीक है? बैबलिंग वगैरह कर रहे होते हैं। अनल स्टेजेस में माना जाता है दैट इट इज अ स्टेज जहां पे आप क्या करते हो, आप मेनली you try to derive pleasure from anal areas, isn't it? एक होता है आपका जेनिटल स्टेज जहां पे आप क्या करते हो, आप जेनिटल्स के थ्रू प्लेजर सीक कर रहे होते हो। सो दीज आर द स्टेजेस ऑफ पर्सनालिटी विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? मैं इंश्योर करूंगी कि आपकी पीपीटी में ये चला जाए, ओके? आपको अच्छे से रीडिंग लगानी है। इट इज नथिंग वी हैव डिस्कस मेनी टाइम्स, सो इट विल नॉट बी एज अ वे जहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो, ठीक है? Also this will be also your homework. I want you to write in the comment section what were the other stages of personality, ठीक है? हमारे जेनिटल स्टेज था, और कौन कौन सा स्टेज था बच्चों? ओके, नेक्स्ट आ जाओ। पर्सनालिटी इज शेप्ड बाय लर्नड एक्सपीरियंसेस। हमारे कुछ अप्रोचेस हैं जिसके थ्रू हम पर्सनालिटी को पढ़ते हैं।
ठीक है। जैसे बिहेवियर अप्रोच के थ्रू हम बोलते हैं कि हमारी पर्सनैलिटी इज मेनली अबाउट बिहेवियर, हम कैसे बिहेव करते हैं दैट विल डिसाइड, हम कैसे बिहेव करते हैं दैट विल डिसाइड पर्टिकुलरली दैट व्हाट आवर पर्सनालिटी इज। जैसे कि हम कैसे चीजें सीखते हैं, हमारे बिहेवियर इज मेन in the development of your personality. Personality is shaped by the learned experiences. That's what behaviorists say. यहाँ पे हम देखते क्या है, behaviorists जो है वो कोशिश करते हैं स्टडी करने की कि how you are learning behaviors. It can be from conditioning, आपके पेरेंट्स से आप कंडीशन करने सीखते हो, reinforcement punishment के थ्रू, आप जहाँ से जो environment से आप belong करते हो वो आपको सिखाता है to behave in a particular way. So behavioral approach mainly tells you about what बिहेवियर अप्रोच मेनली टेल्स अबाउट कि आपका बिहेवियर जरूरी है और बिहेवियर से ही आपका पर्सनालिटी बनता है। आप जो चीज जिस तरीके से आप बिहेव करोगे, अच्छा बिहेव करोगे, खराब बिहेव करोगे, है ना। और बिहेव कहाँ से सीखते हो, अपने एनवायरनमेंट से, अपने कंडीशनिंग से, जो रिवॉर्ड और पनिशमेंट आपको मिला होता है बचपन से, उनसे आपका बिहेवियर शेप होता है। दैट इज द मेन रूल जिसके थ्रू आपका पर्सनैलिटी शेप होता है। दैट्स व्हाट बिहेवियर से और आर्ग्यू। कल्चरल अप्रोच में क्या होता है, पर्सनैलिटी वाले लोग बोलते हैं कि पर्सनैलिटी जो है वो कहाँ से आती है, आपके सोशल नॉर्म्स, वैल्यूज एंड एक्सपेक्टेशंस से, आपके कल्चरल मतलब आपका कल्चर मतलब आप कहाँ से, कौन से कल्चरल कॉन्टेक्स्ट से बिलोंग करते हो, आपके नॉर्म्स, वैल्यूज, थिंकिंग, आइडियोलॉजीज, बिलीव्स, ये सारे इन्फ्लुएंस करते हैं कि आपका पर्सनालिटी कैसे होगा। जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि ट्राइब्स जो हैं उनके यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जाता है दैट योर पर्सनैलिटी शुड बी, मतलब ट्राइब्स के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनसे भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो जंगल में जाके हंटिंग वगैरह करके लाए, ठीक है। लेकिन आपके पेरेंट्स ऐसा नहीं चाहेंगे कि आप बाहर जाके हंटिंग गैदरिंग करो, रादर आप पढ़ाई करो अच्छे से, उसमें स्कोर अच्छा करो, दैट विल बी योर पेरेंट्स डिमांड, ठीक है। तो आप कौन से कल्चर से आते हो दैट विल टेल यू अबाउट कि आपका पर्सनैलिटी कैसा होगा। एक ट्राइब्स जो कि एक 10 साल का या आपके ही उम्र का कोई ट्राइब का बच्चा होगा तो वो आपसे अलग होगा, है ना। उसकी पर्सनालिटी और आपके पर्सनालिटी में जमीन आसमान का फर्क होगा, है ना। तो ये कल्चरल वाइज डिपेंड करता है। ह्यूमनिस्टिक एक्सिस्टेंशियल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम वंस अगेन। यहाँ पे आपके ग्रोथ एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे मेनली फोकस किया जाता है। ओके, कार्ल रॉजर जो है एम्फसाइज करने हैं सेल्फ कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। कार्ल रॉजर जो हैं वो बताते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है कार्ल रॉजर ने क्या चीजें बताई हैं। कार्ल रॉजर ने बताया है आपके सेल्फ कॉन्सेप्ट के बारे में कि सेल्फ एक हमारा होता है, एक होता है हमारा रियल सेल्फ, एक होता है हमारा आइडियल सेल्फ। रियल सेल्फ में हम वास्तविक में कैसे होते हैं, ठीक है, दैट इज योर रियल सेल्फ। हमारे हम वास्तविक में कैसे हैं, दैट इज आवर रियल सेल्फ। एंड हम खुद को इमेजिन कैसे करते हैं इज योर आइडियल सेल्फ। अब मोस्ट ऑफ द लोग आपकी उम्र में क्या इमेजिन करते हैं कि आपका, मान लो आपको आईएएस ऑफिसर बनना है, ठीक है, तो ये हो गया आपका आइडियल सेल्फ। अब आईएएस ऑफिसर बनने के लिए आपको क्या करना होगा, करंट अफेयर्स में इंटरेस्ट लेना होगा, करंट अफेयर्स में इंटरेस्ट लेना होगा, है ना। लेकिन अभी आपका रियल सेल्फ जो है वो ये काम नहीं कर रहा है, आपका करंट अफेयर्स में इंटरेस्ट नहीं है मान लो, तो ये क्या हो गया, ये हो गया एग्जाम्पल ऑफ आइडियल सेल्फ एंड रियल सेल्फ में डिस्टिंक्शन, ठीक है। जब आप देखते हो कि आप जो बनना चाहते हो उसके लिए आप काम नहीं कर रहे हो, तो दिस इज क्रिएटिंग योर डिस्टर्बेंस, ठीक है। आप मान लो आपका कल आपका बोर्ड एग्जाम बहुत पास है, जो कि आप जानते भी हो बहुत अच्छे से, तो दिस इज योर, अब आपका आइडियल सेल्फ क्या कहेगा कि आपको साइकोलॉजी में कम से कम 70 में से लेट्स से 50 मतलब पास तो होना है। बहुत से बच्चे बोलेंगे कि पास हो जाए इतना भी काफी है ना। तो पास होने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, पर रियल सेल्फ जो है, रियलिटी ये है कि आप पढ़ ही नहीं पा रहे हो, ठीक है। तो ये क्या हो गया, रियल सेल्फ। तो अब आइडियल सेल्फ चाहता है कि आप पास हो जाओ और रियल सेल्फ चाहता है कि आइडियल सेल्फ चाहता है कि आपको पास होना है और उसके लिए आपको पढ़ना है, और रियल सेल्फ क्या बोलता है, दिखा रहा है कि आप पढ़ नहीं रहे हो। तो यहाँ पे डिस्टिंक्शन आ रहा है। अब आपको बहुत परेशानी होगी क्योंकि आपको पता है कि आपको पास होना है, पास होना है, पास होना है, पर आप पढ़ ही नहीं पा रहे हो। तो दिस इज योर क्लैश बिटवीन रियल सेल्फ एंड आइडियल सेल्फ, जहाँ पे आपको डिस्ट्रेस का सामना करना पड़ता है, आपको परेशानी होती है, आपको लेट्स से एक स्टेज होता है एंजाइटी होती है ना, डिप्रेशन जैसा लगने लग जाता है, एंजाइटी होती है, तो वो स्ट्रेस होने लग जाता है, डिस्ट्रेस होने लग जाता है। तो ये सारी चीजें आपका आइडियल सेल्फ एंड रियल सेल्फ में आता है। यहाँ पे एक और चीज है, तो सबसे इंपॉर्टेंट उन्होंने ये बात बताई है। दूसरा है क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी के बारे में बताया है इन्होंने। क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी इज मेनली वी हैव डिस्कस्ड इन थेरेप्यूटिक अप्रोचेस, जहाँ पे आपके क्लाइंट के बिहेवियर पे और उसके माइंड सेट पे काम किया जाता है। मतलब कोई पेशेंट है तो क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी विल इंश्योर कि वी आर सेंटर्ड टुवर्ड्स द पेशेंट, पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है, ठीक है,
और उसको रियलिटी से कनेक्ट करना कि आप ज़्यादा आइडियल मत बनो, आप ऐसे हो, ठीक है। आप रियलिटी में, आपकी रियलिटी क्या है कि आपने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं किया, तो कम से कम आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लो जिससे आप अच्छे से कर पाओ, ठीक है। कभी कभार हम क्या करते हैं ना कि रियलिटी और आइडियल सेल्फ में इतना झगड़ा हो जाता है, पर्सन डिस्ट्रेस नहीं, डिप्रेशन में ही चला जाता है। तो इन दैट केस आपको क्या करना होता है, क्लाइंट सेंटर थेरेपी, आपको कनेक्ट करा रही हूँ मैं। क्लाइंट सेंटर थेरेपी में आपको रियल सेल्फ से आपका कनेक्शन कराया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है अब्राहम मैस्लो, इनके बारे में 11 में मैंने पढ़ाया था। तो अब्राहम मैस्लो बताते हैं नीड्स हायरार्की में होती है हमारी दो नीड्स जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। फिजियोलॉजिकल नीड्स इज वेरी बेसिक, सेफ्टी नीड्स इज वेरी बेसिक, लव एंड बिलोंगिंगनेस, ये तीनों जानवर में भी होते हैं, उन्हें भी सेफ्टी चाहिए, उन्हें भी प्यार चाहिए, केयर चाहिए, एंड फिजियोलॉजी भी, मतलब खाना पीना चाहिए। इंसान और एनिमल्स में डिस्टिंक्शन कब आ जाते हैं, जब इंसान सीख करते हैं सेल्फ एस्टीम, वर्थ, अपनी वर्थ डिसाइड करते हैं, दैट व्हाट दे हैव टू डू इन देयर लाइफ, व्हाट आर द गोल्स एंड पर्पसेस। एंड दूसरा होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, वो खुद को एनिमल से अलग तब बनाते हैं जब वो रीजनिंग करते हैं, ठीक है, वो अपने पर्पस ऑफ लाइफ को फाइंड करते हैं, दे कॉन्स्टेंटली वर्क फॉर देयर ग्रोथ, ठीक है। सो दैट्स व्हाट इज एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मेनली टॉक्स अबाउट। सो पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो है एम्स एट फुलफिलिंग पोटेंशियल ऑफ ह्यूमंस, तो यहाँ पे मेनली हम प्रोग्रेस ग्रोथ ऑफ इंडिविजुअल्स की बात करते हैं इन ह्यूमनिस्टिक एक्सिस्टेंशियल थेरेपी, जहाँ पे दो चीजें हैं, दो पर्सन हैं, कार्ल रॉजर, अब्राहम मैस्लो, दोनों को याद रखना है, ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पर्सनालिटी को पढ़ने के लिए दो मेजर्स होती हैं, सेल्फ रिपोर्ट जहाँ पे आप खुद अपने बारे में कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, आप आंसर देते हो, एंड उससे हम अपने आपकी पर्सनालिटी के बारे में जानते हैं। MMPI 16 PF के बारे में बुक में ज्यादा नहीं दिया हुआ है, इतना नहीं बताया हुआ है कि 16 PF में कुछ 16 टाइप के सवाल पूछे जाते हैं, आपको जवाब देना होता है, एंड उसके थ्रू हम आपके पर्सनालिटी के बारे में जानने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये आपके एकेडमिक्स में मेनली यूज किए जाते हैं, जहाँ पे पर्सन के बारे में जाना जाता है कि हाउ मच ही और शी इज इंटरेस्टेड इन, या उसके माइंड के बारे में, गोल्स के बारे में, थोड़ा सा पढ़ाई से रिलेटेड इंटरेस्ट के बारे में जानने की कोशिश हम कर रहे होते हैं 16 PF में, ओके। MMPI इज मिनेसोटा माइंडोफैसिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी, जहां से कुछ क्वेश्चंस होते हैं MCQs टाइप के, वहां पे आपको आंसर्स करना होता है, ट्रू और फॉल्स में आंसर करना होता है, isn't it? तो आपको आंसर करोगे और आपके आंसर्स के बेसिस पे हम क्या करेंगे, आपको जज करेंगे, आपकी पर्सनालिटी को जज करेंगे। आइसेंस पर्सनालिटी क्वेश्चनर भी इसी टाइप का ही होता है, isn't it? EPQ इसे हम कहते हैं पर्टिकुलरली। सो ये भी इसी तरीके का होता है, आपको थोड़ा सा देख लेना है यहाँ पे। एडवांटेजेस क्या है, इजी होता है एडमिनिस्टर करने में, स्टैंडर्डाइज्ड होता है, पर लिमिटेशन ये है कि सोशल डिजायरेबिलिटी। अब आंसर, अब आपको ट्रू एंड फॉल्स आपको पूछा जा रहा है, मान लो एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं बस, कि सेल्फ रिपोर्ट में मान लो आपसे पूछा जा रहा है सेल्फ रिपोर्ट में कि आपको लेट्स से आपके स्कूल में, ठीक है, मान लो किसी टेररिस्ट ने अटैक कर दिया या फिर अर्थक्वेक आ गया, तो आप खुद भागोगे या फिर लोगों को बचाओगे, अपने फ्रेंड्स को बचाओगे। अब हो सकता है कोई पर्सन खुद भागेगा, पहले तो पैनिक में इंसान खुद भागता है, ये उसकी इंस्टिंक्ट है, लेकिन वो बता रहा है सोशली डिजायर्ड वे में आंसर दे रहा है ना। तो ये क्या हो गया, ये सेल्फ रिपोर्ट का प्रॉब्लम है कि आप सोशली डिजायर्ड वे में आंसर करते हो, ना कि ऑनेस्टली रिप्लाई करते हो या ऑनेस्टली आंसर देते हो। तो ये एक तरीके का चीज होता है जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तभी आता है हमारा दूसरा, जिसे हम कहते हैं प्रोजेक्टिव टेक्निक, जहां पे हम क्या कर रहे होते हैं, प्रोजेक्शंस, मतलब हम आपसे कुछ सवाल पूछेंगे, ठीक है, या आपसे कुछ एक्टिविटीज कराएंगे, और जब आप वो एक्टिविटी कर लेते हो तो उस एक्टिविटी के जो हम रिजल्ट है, जो भी आंसर्स आप बताते हो, उस आंसर्स को हम देखते हैं, एंड उस आंसर्स के बेसिस पे हम जज कर रहे होते हैं। मतलब आपको पता नहीं है कि ये सवाल क्या पूछा गया, बस आपने कुछ बना दिया। जैसे रॉशकैक इन ब्लॉट टेस्ट में क्या है, एक पेपर को लिया जाता है, उसमें इंक फेंक दिया जाता है, एक एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ, ठीक है, बहुत गजब का है वैसे, अगर आपने देखा हो तो। पेपर है, उसमें इंक फेंक दिया जाता है, उसको मोड़ मार के, ठीक है, उसके बाद फिर पता नहीं अजीब सी पेंटिंग बना दी जाती है, और आपसे पूछा जाता है कि ये पेंटिंग में आपको क्या समझ में आ रहा है, ठीक है। तो आपके बुक में एक पेंटिंग होगा, अगर आप ध्यान से देखोगे तो उस पेंटिंग में क्या है ना कि उसे उसे देख के लगता है, कुछ लोग कहेंगे कि वो मास्क जैसा दिखता है, कुछ लोग कहेंगे कि वो पता नहीं क्राउन है कि क्या। सो अलग अलग लोग अलग अलग चीजें उसे बताएंगे उस पेंटिंग को। अब वो आप जो आंसर बता रहे हो उसके बेसिस पे आपके पर्सनालिटी के बारे में कुछ चीजें हमें पता चलती हैं, जैसे कि आप क्या सोच रहे हो, आपके दिमाग में क्या है, आपके अनकॉन्शियस हिडन फीलिंग्स, हिडन मोटिव्स, हिडन गोल्स, ये हम आपके प्रोजेक्टिव टेक्निक्स के थ्रू जानने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आप इनडायरेक्टली बता रहे हो, यहाँ पे सेल्फ रिपोर्ट में डायरेक्टली बता रहे हो, तो इनडायरेक्टली यहाँ पे प्रोजेक्टिव टेक्निक्स में अपने बारे में, अपने पर्सनैलिटी के बारे में बता रहे होते हो। जैसे रॉकस्टैक इंक ब्लॉट टेस्ट में मैंने बताया, इसमें कुछ पर्टिकुलर इंक्स यूज करते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, नॉट ऑल द इंक्स, सब पर्टिकुलर इंक्स यहाँ पे यूज करते हैं। दो तरीके के सवाल यहाँ पे मेनली पूछे जाते हैं आपसे। कौन से दो तरीके के सवाल,
आपको बताना है इन द कमेंट सेक्शन। थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट जो है वो TAT से कहते हैं। ये भी एक सिमिलर टाइप का टेस्ट है, ठीक है। एक हमारा फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन वाला टेस्ट होता है जहाँ पे आपके कुछ पिक्चर्स, यहाँ पे TAT में भी कुछ पिक्चर्स दिखाते हैं और आपसे सवाल पूछते हैं, ठीक है। और ये फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन वाला जो हमारा टेस्ट होता है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें आपको कुछ पिक्चर्स दिखाए जाते हैं जहाँ पे कुछ झगड़ा लड़ाई फ्रस्ट्रेशन से रिलेटेड होता है वो पिक्चर्स, एंड आपको वो देख के उसके बारे में कुछ इंटरप्रेट करना होता है, जिसके थ्रू हम आपके बारे में जान रहे होते हैं कि आप अग्रेसिव टेंडेंसी के हो या आपके फ्रस्ट्रेशन लेवल के बारे में एक्सेट्रा हम जान रहे होते हैं। एग्जाम में, आपके बोर्ड एग्जाम में 2025 के पूछा है डायरेक्टली क्वेश्चन उठा के कि सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट और ड्रॉ पर्सनालिटी टेस्ट के बारे में बताओ। तो ड्रॉ एंड पर्सन टेस्ट में क्या होता है ना कि पर्सन को आपको सबसे पहले आपको कोई एक पर्टिकुलर जेंडर का ड्राइंग करना है इन द पेपर, फिर उसके ऑपोजिट जेंडर का ड्राइंग करना है, फिर उसके बारे में आपको स्टोरी फ्रेम करनी है। ये 3 स्टेप्स होते हैं इन ड्रॉ अ पर्सनालिटी टेस्ट में, ठीक है। एंड इन तीनों के बाद हम लोग जज करेंगे कि आप किस तरीके से पेंटिंग किए हो। मान लो कोई पर्सन बनाया है, जेंडर बनाया है, जो भी बनाया है, तो आपने जिस ड्राइंग को जिस तरीके से बनाया, जितना पेन में फोर्स वगैरह दे के बनाया, उस हिसाब से हम जज करते हैं। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि साइकोलॉजिस्ट को कितना ज्यादा ट्रेंड होना पड़ेगा, साइकेट्रिस्ट को कितना ज्यादा ट्रेंड होना पड़ेगा यहाँ पे, या जो भी टेस्ट कर रहे हैं उनको कितना ज्यादा ट्रेंड होना पड़ेगा टू एनालाइज और टेल और इंटरप्रेट द मीनिंग ऑफ दीज एंड टेल अबाउट सम थिंग्स अबाउट योर पर्सनालिटी। समझ में आ रहा है ना यहाँ तक। अब सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट में क्या होता है, कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो आपसे आधे पूछे जाते हैं, ठीक है। आपको कंप्लीट द सेंटेंस करना है, माय फादर इज व्हाट, माय फेवरेट कलर इज, मतलब एक छोटा सा एग्जांपल है। तो इस तरीके से आपको सेंटेंस को कंप्लीट करना है। जैसे आप सेंटेंस को कंप्लीट करते हो, आपके एटीट्यूड, मोटिव्स, कॉन्फ्लिक्ट्स, इमोशन, कंसर्न्स, ये सारे रिवील हो जाते हैं इनडायरेक्टली, ठीक है। दैट इज वन ऑफ द थिंग। अब बिहेवियरल एनालिसिस इज द लास्ट टॉपिक जहाँ पे आप एनालाइज करते हो, पर्सनैलिटी को अंडरस्टैंड करते हो, ठीक है। पर्सनैलिटी को असेस करने के लिए एक होता है आपका कि आप ये 2 टेस्ट को यूज करो। तीसरा होता है बिहेवियर एनालिसिस, आप बिहेवियर को स्टडी करते हो इन डिटेल। बिहेवियर को कैसे स्टडी करोगे, आप प्रॉपर ऑब्जर्वेशन करोगे, प्रॉपर ऑब्जर्वेशंस करते हो, सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशंस यहाँ पे लगती है, ठीक है। प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए आपको यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्वेशन करोगे तो। फिर होता है कि आप इंटरव्यूज के थ्रू, इंटरव्यूज में कुछ स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस होते हैं, तो ये 2 तरीके होते हैं जिसके थ्रू आप कर सकते हो बिहेवियर एनालिसिस। एक और तरीका होता है, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम और अलग अलग अप्रोचेस को यूज करते हैं। 2-4 और आपके बुक में बताया हुआ मेनली, बट आपको ये सब याद रखना है, ठीक है। सो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ बिहेवियर हम कर रहे होते हैं इन बिहेवियर एनालिसिस। हम आपके बिहेवियर को स्टडी कर रहे होते हैं, ठीक है, एनालाइज कर रहे होते हैं नेचुरल एंड कंट्रोल्ड सेटिंग। सो फोकस करते हैं ऑन व्हाट द पर्सन डज एंड हाउ दे रिस्पॉन्ड टू environmental stimuli. It assumes that personality is reflected on observable behavioral patterns shaped by learning and influence. मतलब वही चीजें हैं जो आपको मैंने अभी बताया। So यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो PPT में मिसिंग हो गई है, जैसे behavioral analysis में there is one observation and interview which I mentioned. There are others also जो आपको याद रखना है, ठीक है। कुछ PPT में मिसिंग है, so I'll ensure that they are there. जैसे आगे में मैंने बताया था अभी, here the stages of personality is missing, which is another again very important topic, so नहीं missing होना चाहिए। तो मैं ensure करती हूँ कि आपको ये PPT में, final PPT में you will get that। समझ में आया। आपका होमवर्क क्या रहेगा जो मैंने बताया, आपको stages of personality in the comment section लिखना है। personality is derived from which word, Greek और Latin, ये आपको comment में लिखना है। पहला आपका जो होमवर्क MCQ है वो ये रहा, according to Freud which level of consciousness जो है वो contain करता है desires and memories that are not directly accessible to us, our behavior। हमें नहीं पता कि हमारे दिमाग में उस लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में क्या चल रहा है, वो हम नहीं जान पाते, अवेयर नहीं हो पाते। तो इज इट प्री कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस, क्या होता है। दूसरा है हमारा एल्पोर्ट ट्रेट थ्योरी, जहाँ पे ट्रेट जो है वो डोमिनेट एंड शेप होती है बाय, मतलब गॉर्डन एल्पोर्ट की ट्रेट थ्योरी में उन्होंने बताया है कि कोई ऐसी ट्रेट है, 3 टाइप की ट्रेट्स उन्होंने बताई थी, कार्डिनल, सेकेंडरी एंड एक और था सेंट्रल, है ना। तो आपको पूछा जा रहा है कि इन तीनों में से कौन सा था जिसके अराउंड हमारी पर्सनालिटी, हमारा लाइफ बेसिकली रिवॉल्व करता है। मैंने गांधी जी का, हिटलर का एग्जांपल दिया था, तो आपको बताना है सेंट्रल था, सेकेंडरी था, कार्डिनल था, सोर्स था। दूसरा MCQ होमवर्क। टेलीग्राम पे ज्वाइन होना है जहाँ से आपको मिल जाएगा PPT। इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन होना है। सेल्फ एंड पर्सनालिटी का मतलब समझ में आ गया, और इसके अंदर जो थ्योरीज थी कैसे हम असेस करते हैं पर्सनालिटी एंड सेल्फ को। आई होप दिस whole thing is crystal clear to everyone. Ensure that you are writing in the comment section if this session is helpful or not,
ऑल्सो आपको जो भी होमवर्क्स मिले हैं ये सब भी करना है आपको, कमेंट सेक्शन में देखती हूँ, पढ़ती हूँ। एंड एट द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज आपको इंश्योर करना है कि आप सेशन को लाइक कर रहे हो, चैनल पे न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहे हो। ओके, विल मीट सून इन द नेक्स्ट चैप्टर, टिल देन टेक केयर, बाय एवरीवन।